आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज टर्मिनोलॉजी इज यूज्ड इन एपिडेमियोलॉजी। तो एपिडेमियोलॉजी में कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिसको हम स्टडी करेंगे, जिनको हम आज पढ़ेंगे। कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐसी होंगी जो आपने पहले भी पढ़ी हुई हैं, कुछ ऐसी होंगी जो आपने पहले नहीं पढ़ी हुई। तो ये कुछ आज हम डिस्कस करते हैं। तो नंबर 1 इज इंसिडेंस एंड प्रिवलेंस। इंसिडेंस और प्रिवलेंस क्या है? इंसिडेंस कहते हैं कि कोई न्यू डिजीज जो है, कोई न्यू डिजीज आई है किसी स्पेसिफिक टाइम में और उसकी वजह से कुछ नए केसेस आए हैं। मतलब डिजीज भी आई है एक स्पेसिफिक टाइम में और उसकी वजह से नए केसेस आए हैं, नए सिम्टम्स आपको पता चले कि अच्छा ये डिजीज हुई है तो इसके ये सिम्टम्स आ रहे हैं। तो न्यू केसेस जो आ रहे हैं उसे हम इंसिडेंस कहेंगे। ठीक है। इंसिडेंस ऑफ अ डिजीज इज अ फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन दैट अक्वायर अ डिजीज ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। एक खास टाइम पीरियड में एक डिजीज आई है, उसकी वजह से न्यू केसेस जो आ रहे हैं उस डिजीज के, उसे हम इंसिडेंस कहेंगे। ठीक है। प्रिवलेंस भी कहेंगे। एक स्पेसिफिक डिजीज है, किसी पॉपुलेशन में एक खास स्पेसिफिक टाइम में आई हुई है, उसे हम कहेंगे प्रिवलेंस। इसमें ओल्ड और न्यू, अगर न्यू केसेस हैं वो भी आ जाएंगे, ओल्ड केसेस हैं उसी डिजीज के न्यू केसेस आ रहे हैं एक स्पेसिफिक टाइम में, एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन में, तो वो भी जो है न्यू केसेस आ रहे हैं या ओल्ड केसेस हैं, वो सब टोटल मिलाकर जो है वो कहलाएगी उसकी प्रिवलेंस। The total number of cases of a disease in a specific population at a specific time. एक specific population में specific time पर कोई disease हो गई है और मतलब उसमें न्यू केसेस भी हैं, ओल्ड केसेस भी हैं, तो वो सब जो है प्रिवलेंस में आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास फॉर एग्जांपल एक खास एरिया है जिसकी पॉपुलेशन जो है 10,000 पीपल है उसमें। ठीक है। 10,000 पीपल है उसमें जो है 10,000 पीपल में से 700 पीपल ऐसे हैं जो कि स्मोकिंग कर रहे हैं या स्मोकिंग कर रहे हैं। ठीक है। स्मोकिंग कर रहे हैं। कुछ ऐसे अब स्मोकिंग कर रहे थे, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अभी स्मोकिंग स्टार्ट की है। ठीक है। तो प्रिवलेंस में जिन्होंने स्टार्ट की है वो भी आ गए, कुछ ऐसे जो कि पहले से स्मोकिंग कर रहे थे वो भी आ गए। तो ये एक अपना माइक प्लीज ऑफ कर लीजिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो जस्ट रेज योर हैंड। ठीक है। तो प्रिवलेंस में जो है सारे केसेस आ जाएंगे, इसमें ओल्ड केसेस भी आ जाएंगे, न्यू केसेस भी आ जाएंगे। कोई डिजीज हुई है या कोई पहले से ही थी, वो सब एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन में स्पेसिफिक टाइम पर जो है हो रहा है, तो वो आ जाएगा प्रिवलेंस में। ठीक है। फिर आ जाते हैं हम मॉर्बिडिटी रेट एंड द मोर्टेलिटी रेट। अच्छा जी, मॉर्बिडिटी रेट क्या है? द नंबर ऑफ केसेस ऑफ अ स्पेसिफिक डिजीज स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर यूनिट ऑफ अ पॉपुलेशन। ठीक है। मॉर्बिडिटी क्या है कि एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन में स्पेसिफिक टाइम पर एक खास कोई डिजीज और नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं, तो वो हम कहेंगे मॉर्बिडिटी। मतलब इट इज अ फ्रैक्शन बिटवीन पॉपुलेशन एंड द पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया एंड द डिजीज। ठीक है। फ्रैक्शन के हिसाब से इसका क्या फॉर्मूला बनेगा? मॉर्बिडिटी इज इक्वल्स टू हो जाएगा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इट इज अ फ्रैक्शन और इट इज अ प्रोपोर्शन बिटवीन द number of individual infected with a disease divided by, ये हो जाएगा total number of population, total population।
लाइक फॉर एग्जाम्पल 10,000 मतलब एक एरिया है जिसकी जो पॉपुलेशन है टोटल 10,000 है, उनमें से कुछ लोग हैं जो कि किसी डिजीज से इन्फेक्टेड हैं, तो वो आपका प्रोपोर्शन जो बनेगा वो मॉर्बिडिटी प्रोपोर्शन बनेगा, यानी नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो किसी डिजीज है, फॉर एग्जांपल 700 पीपल हैं जो कि एक डिजीज से इन्फेक्टेड है, डिवाइड हम उनको कर देंगे विद द टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, उस एरिया की टोटल जो पॉपुलेशन है, तो वो आपके पास जो है मॉर्बिडिटी रेशियो आ जाएगा। मॉर्बिडिटी रेशियो ये है कि कोई डिजीज है, फॉर एग्जांपल कोविड की अगर हम बात कर लें, कोविड का मॉर्बिडिटी रेट क्या होगा कि जो है फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में वैसे तो पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है फॉर एग्जांपल 3 करोड़ है, ठीक है, 3 मिलियन है, ठीक है, 3 मिलियन में से जस्ट जो है इन्फेक्टेड पर्सन कितने हैं विद द कोविड, वो आपका जो है मॉर्बिडिटी रेट आ जाएगा। फिर आ जाता है मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी रेट जो है वो आपका होता है, मोर्टेलिटी रेट भी इसी तरह से फ्रैक्शन होता है, और वो फ्रैक्शन क्या होता है कि कितने लोग हैं जो कि इन्फेक्टेड। देखो जैसे मॉर्बिडिटी में क्या था कि हम टोटल पॉपुलेशन को लेकर आ रहे थे, टोटल पॉपुलेशन में क्या था, अनइन्फेक्टेड लोग भी थे और कुछ इन्फेक्टेड लोग भी थे, ठीक है। अब अनइन्फेक्टेड में से हम इन्फेक्टेड लोगों का जो है एक रेशियो बना रहे थे, लेकिन मोर्टेलिटी में क्या होगा कि मोर्टेलिटी में जो इन्फेक्टेड लोग हैं टोटल, फॉर एग्जांपल टोटल पॉपुलेशन आप समझ रहे हो जैसे 10,000 है, 10,000 में से 700 लोग जो थे वो इन्फेक्टेड थे, ठीक है। अब मोर्टेलिटी रेट का जो इन्फेक्शन मोर्टेलिटी रेट का जो रेशियो बनेगा वो इन 700 में से बनेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 700 में से जो 700 टोटल पॉपुलेशन तो 10,000 थी, 10,000 में से अब हम आ जाते हैं उन लोगों के पास जो इन्फेक्टेड थे, 700 लोग थे जो इन्फेक्टेड थे। अब 700 में से सिर्फ 70 लोग ऐसे थे जो कि सिवियरिटी ऑफ डिजीज की तरफ से और सिवियरिटी ऑफ डिजीज की वजह से जो है मर गए, मोर्टेलिटी डेथ रेट डेथ की तरफ चले गए। तो वो लोग जो मर गए, फॉर एग्जाम्पल ओनली 70 लोग जो है मर गए हैं, उसका रेशियो बन जाएगा डिवाइडेड बाय दोज पीपल हु आर इन्फेक्टेड। तो ये हो जाएगा मोर्टेलिटी रेट क्या होगा, मोर्टेलिटी रेट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ डेथ by a disease divided by total number of individual infected, ठीक है। तो ये जो ये आपका जो ये आ जाएगा आपका मोर्टेलिटी रेट। मॉर्बिडिटी रेट में क्या हो रहा है कि आप टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड कर रहे हो उन लोगों से जो इन्फेक्टेड है, तो वो एक आपके पास परसेंट आ गई कि भाई फला डिजीज की मॉर्बिडिटी रेट ये है कि इस तरह से वो जो है लोगों में इस परसेंट पे इन लोगों में जो है फैल रही है। जबकि मोर्टेलिटी रेट में क्या होगा कि यहाँ हम नंबर ऑफ डेथ को जो है काउंट करेंगे या उसको उसकी परसेंटेज लगाएंगे कि कितनी नंबर ऑफ डेथ हो रही है ड्यू टू दैट डिजीज इन एन इन्फेक्टेड पॉपुलेशन। तो क्या बता सकता है कि मोर्टेलिटी रेट ऑफ कोविड-19 क्या है? तो ये जो है कुछ इंफॉर्मेशन थी अबाउट मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी, ठीक है जी। फिर आ जाते हैं स्पोरेडिक सीजनल डिजीज। अच्छा ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। स्पोरेडिक डिजीज या एंडेमिक डिजीज क्या है? स्पोरेडिक डिजीज पर्टिकुलर एरिया में कोई स्पेसिफिक डिजीज हो गई है, ठीक है, लेकिन वो स्पेसिफिक डिजीज एक स्पेसिफिक टाइम में किसी एक वक्त हो गई, जरूरी नहीं है कि वो हर बार होगी। फॉर एग्जांपल स्प्रिंग का एक टाइम था जब
एक कोई ख़ास पॉपुलेशन में एक स्पेसिफिक डिजीज़ हो गई लोगों में, लेकिन ना तो वो ज़्यादा स्प्रेड हुई और नेक्स्ट ईयर भी जब स्प्रिंग आया तो वो तब नहीं हुई, ठीक है, या नेक्स्ट ईयर या उसके बाद कोई वक्त आया तो वो डिजीज़ नहीं हुई, तो वो कहलाएगी स्पोरेडिक डिजीज़। इट इज़ अ डिजीज़ दैट अकर ओनली ओकेजनली, ठीक है, कभी हो जाती है और फिर वो इतनी ज़्यादा स्प्रेड भी नहीं होती, तो वो आ जाती है स्पोरेडिक डिजीज़ में। फिर आ जाते हैं एंडेमिक डिजीज। इट इज क्लासिफाइड एज अ एंडेमिक इफ इट्स कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन और इफ इट हैज frequency at a predictable level that is acceptable to human health like tuberculosis, polio, कोल्ड, ठीक है। एंडेमिक भी ऐसी डिजीज है जो कि स्प्रेड हो रही है लेकिन बहुत ज्यादा स्प्रेड नहीं हो रही है। दूसरा, ये किसी पॉपुलेशन में जब ये डिजीज हो रही है तो जैसे स्पोरेडिक का मैंने आपको बताया कि एक खास टाइम पर एक खास पॉपुलेशन में ये डिजीज आ गई, लेकिन दोबारा वो टाइम आया तो वो डिजीज दोबारा रिपीट नहीं हुई। लेकिन एंडेमिक में क्या होगा कि ये डिजीज जो है बार बार रिपीट होगी आफ्टर एवरी इंटरवल। जैसे इसमें अगर मैं अक्सर इसमें एग्जाम्पल जो देती हूँ वो इन्फ्लुएंजा की देती हूँ या कॉमन कोल्ड की देती हूँ कि जब भी हर साल सर्दियाँ आती हैं तो हर साल जो है इन्फ्लुएंजा के केसेस बढ़ जाते हैं। इन्फ्लुएंजा होने लगता है, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम में वो इन्फ्लुएंजा बहुत ज्यादा फैलने लगता है और उस वजह से वो डिजीजेस शो होने लगती है। लेकिन अकरेंस जो है हर साल संडे हर साल ये अकरेंस क्या हो गई है इसकी, हर साल विंटर में बहुत ज्यादा होती है और होती है, हर एक को होने लगती है, तो ये कहलाएगी, ये स्प्रेड हो रही होगी, तो ये जो है एंडेमिक होगी क्योंकि ये हर साल रिपीट हो रही है, ठीक है। तो ये स्पोरेडिक और एंडेमिक का ये फर्क है कि स्पोरेडिक जो है रिपीट नहीं होगी, जबकि एंडेमिक जो होगी वो रिपीट भी होगी और कुछ हद तक जो है स्प्रेड भी होगी। लेकिन ये कंट्रोलेबल डिजीज होगी, इसको कंट्रोल किया जाएगा प्रिवेंशन के थ्रू, कंट्रोल के थ्रू और प्रिकॉशंस लिए जाएंगे तो इसको कंट्रोल कर लिया जाएगा। फिर पेंडेमिक की बात आ जाती है, तो पेंडेमिक ऐसी डिजीज जो ओवरऑल वर्ल्ड में पॉपुलेशन में जो है बहुत ज्यादा फैलती जा रही है। डिजीज अकर ऑल ओवर द वर्ल्ड सच एज कोविड-19। एपिडेमिक की बात की जाए तो एपिडेमिक भी सेम है, बहुत ज्यादा एक डिजीज जो है बहुत बगैर कोई टाइम देखे हुए बस वो स्प्रेड होती ही जा रही है। तो ये आपकी जो है स्पेसिफिक पॉपुलेशन का भी इसमें कुछ नहीं है, इसमें हर तरह के लोग जो है इससे इन्फेक्ट हो रहे हैं। इफ अ डिजीज शो अ फ्रीक्वेंसी अबव अ नॉर्मल प्रिडिक्टेबल लेवल एंड रिजल्ट इन हाई डेथ रेट, ठीक है, इसमें डेथ रेट भी इंक्रीज हो रहा है। जैसे कोविड में हम देख रहे हैं, कोविड को हमने डिस्कस किया कि इसमें पहले जो मोर्टेलिटी रेट था वो कम था और अब जाके जो है बढ़ गया है, बीच में कम भी हो गया था। तो ये जो है सब एपिडेमिक में आ जाता है। इफ मैनी पीपल acquire certain disease or relatively for short period of time, एक बहुत ही कम पीरियड ऑफ टाइम में बहुत सारे लोग उस डिजीज को अक्वायर कर रहे हैं तो वो एपिडेमिक में आ जाता है। और फिर अगर पूरी थ्रू आउट द वर्ल्ड वो डिजीज फैल रही है तो वो फिर पेंडेमिक में आ जाता है। फिर आउटब्रेक की बात की जाए तो क्लस्टर ऑफ केसेस अकरिंग ड्यूरिंग अ ब्रीफ टाइम पीरियड एंड अफेक्ट अ स्पेसिफिक पॉपुलेशन। आउटब्रेक ये होता है कि एक डिजीज अचानक से एक डिजीज जो है आई और वो सब में बहुत तेजी से फैल गई, ये कहलाता है आउटब्रेक। जैसे अगर कोविड की बात की जाए तो कोविड आउटब्रेक जो है अचानक से कब हुआ था, वो जब नवंबर में चाइना में हुआ था, ठीक है। चाइना में नवंबर में एक अटैक हुआ, अचानक से ये डिजीज आई और सब में फैलना शुरू हो गई, तो ये आउटब्रेक होता है कि सडन आउटब्रेक होता है इसमें, ठीक है। एक डिजीज आई और सडन आउटब्रेक हुआ और वो सब में बहुत ही कम शॉर्ट टाइम पीरियड में जो है वो डिजीज आगे फैल गई, तो ये हो जाएगा आउटब्रेक। फिर हेल्थ क्या है? हेल्थ इज अ स्टेट कंप्लीट फिजिकल मेंटल social wellness, not merely an absence of disease or infirmity. It is the state where the existence of balance between microbe and the host. हेल्थ क्या है? फिजिकल और मेंटल सोशली आप
एक पर्सन जो है वेल है, कोई डिजीज नहीं है, बिल्कुल फिट है, तो वो उसका जो है फिजिकल उसकी जो है स्टेट, फिजिकल स्टेट जो होगी उससे हम कहेंगे हेल्थ। ठीक है। इटियोलॉजी क्या है? इटियोलॉजी स्टडी ऑफ डिफरेंट डिजीजेस या कॉज ऑफ डिजीजेस, डिफरेंट डिजीजेस जो है उनकी जो स्टडी होती है और उस डिजीज, वो डिजीज क्या फैक्टर्स थे, कैसे हुई, ये सब जो है हम इटियोलॉजी में पढ़ते हैं। पैथोलॉजी, पैथोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं कि डिजीजेस किस पैरासाइट से हुई, क्यों हुई और क्या सिवियरिटी थी। तो ये भी जो है एक साइंटिफिक स्टडी है जिसमें हम पैरासाइट और वो डिजीज कैसे कॉज कर रहा है उसको हम पढ़ते हैं। पैथोजेनेसिस भी सेम है। इन्फेक्शन इज अ, इन्फेक्शन क्या है कि एक पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, वो किस तरह से स्प्रेड हो रहा है और कहाँ कहाँ कौन कौन से ऑर्गन में जाके जो है कॉलोनाइज हो रहा है, कौन कौन सी बॉडी पार्ट्स तक जा रहा है, वहाँ कॉलोनाइज हो रहा है, वो सब चीजें जो है आपकी इन्फेक्शन में आ जाती है। अब डिजीज क्या हो जाती है? जैसे हेल्थ एक स्टेट थी जिसमें हम ये देख रहे थे कि अच्छा परफेक्ट परफेक्ट मतलब जो पर्सन है वो फिजिकली, मेंटली, सोशली वेल है, उससे हम हेल्थ स्टेट कह रहे थे। इसी तरह से डिजीज भी एक स्टेट है जिसको हम कह सकते हैं एबनॉर्मल स्टेट ऑफ अ बॉडी इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग नॉर्मल फंक्शन और एबनॉर्मलिटी ऑफ बॉडी फंक्शंस। डिजीज भी एक जो है एक स्टेट है जिसमें कोई पर्सन जो है नॉर्मल फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता और एबनॉर्म या फिर एबनॉर्मल एक्टिविटी, एबनॉर्मल जो है उसका बिहेवियर हो जाता है एबनॉर्मल, मतलब ये एक स्टेट है जिसमें जो है नॉर्मल फंक्शंस वो परफॉर्म नहीं करता या बॉडी फंक्शन, एबनॉर्मल स्टेट इन बॉडी। ठीक है। फिर आ जाते हैं कंटेजियस डिजीज। कंटेजियस डिजीज क्या है? ऐसी डिजीज जो कि बहुत रैपिडली फैल रही है। अब ये रैपिडली जो फैल रही है इसके दूसरे डिफरेंट क्राइटेरिया और है, मतलब कि ये डायरेक्टली भी स्प्रेड हो सकती है, इनडायरेक्टली भी स्प्रेड हो सकती है। बस किसी भी तरह से जो कंटेजियस डिजीज जो होती है वो ऐसी डिजीजेस होती हैं जो बहुत ज्यादा फैल रही होती हैं। ठीक है। इट इज रेडिली ट्रांसमिटेड आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है। कोई भी रूट हो सकता है, डायरेक्टली भी फैल सकते हैं, इनडायरेक्टली भी फैल सकते हैं, फ्रॉम पर्सन टू अनदर विद रेलेवेंस टू पैथोजन व्हिच कॉज डिजीज। ठीक है। अब जो पैथोजन है और पैथोजन भी बहुत ज्यादा फैल रहा है, प्लस वो पैथोजन जो है डिजीज भी कॉज कर रहा है, तो ये जो है वो कंटेजियस डिजीज कहलाएगी। फिर आ जाते हैं एक्यूट डिजीज पे। एक्यूट डिजीज इज हैविंग अ रैपिड ऑनसेट ऑफ रिलेटिवली शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। एक्यूट डिजीज क्या होगी कि एक पैथोजन आया, पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर हुआ और उसने फौरन से कोई कुछ डिजीज, इंक्यूबेशन पीरियड स्टार्ट हो गया और फिर उसकी वजह से कुछ सिम्टम्स आना शुरू हो गए, एक डिजीज आना शुरू हो गई, फौरन से आ गई, तो वो आपकी एक्यूट डिजीज में आ जाएगी। सब एक्यूट डिजीज की बात की जाए तो इसमें क्या होगा? पैथोजन एंटर हुआ, एंटर होने के बाद कुछ टाइम उसने लगाया, ज्यादा टाइम नहीं लगाया, कुछ थोड़ा ज्यादा टाइम लगा दिया और उसके बाद फिर उसने जो है उसकी वजह से एक डिजीज हो गई या उसकी वजह से जो है कुछ सिम्टम्स आना शुरू हो गए, तो ये सब एक्यूट में आ जाएगा। एक्यूट में क्या होगा कि फौरन से आपको जो है जैसे ही अगर फॉर एग्जांपल मीजल्स की या चिकन पॉक्स की बात की जाए तो क्या होगा कि पैथोजन जो है एंटर होगा और उसका इंक्यूबेशन पीरियड लाइक फॉर एग्जांपल 2 to 3 डेज होगा और फौरन से उसके बाद जो है डिजीज कॉज करना शुरू हो जाएगा, वो एक्यूट डिजीज हो जाएगी। लेकिन मलेरिया की जैसे अगर बात की जाए तो उसमें 14 to 15 डेज लग जाते हैं इंक्यूबेशन में और फिर उसके बाद सिम्टम्स आना शुरू होते हैं, तो हम उसको सब एक्यूट डिजीज कह सकते हैं। ठीक है। फिर क्रॉनिक डिजीज की अगर बात की जाए तो ये वो डिजीज है जिसमें पैथोजन तो एंटर हो गया लेकिन उसने कोई सिम्टम, कोई डिजीज वगैरह शो नहीं की, तो और वो काफी टाइम तक जो है अपना बस इंक्यूबेशन पीरियड में ही रहा या फिर वो लेटेंसी पीरियड में ही रहा और बाद में जाके बहुत टाइम के बाद उसने कोई डिजीज फिर की और वो सिम्टम्स आने लगे, तो उसको हम फिर जो है क्रॉनिक डिजीज में शुमार करेंगे। फिर इंक्यूबेशन पीरियड की बात की जाए तो इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड होगा जब आप पैथोजन ने आपको अटैक किया। ठीक है। ये
यहाँ अटैक करने के बाद मतलब वो इंजेक्ट हो गया, इंजेक्ट होने के बाद अब उसने मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाना है। तो अब वो जो मल्टीप्लिकेशन की तरफ आपका पैथोजन जा रहा है और उस मल्टीप्लिकेशन के फौरन बाद नहीं, कुछ टाइम के बाद उसने जो है सिम्टम्स किए। तो ये जो पीरियड है जो पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर हुआ, ये वाला पीरियड हटा दें। उसके बाद एंटर होने के बाद उसने जो एक्टिविटीज की, उसने जो मल्टीप्लिकेशन की और सिम्टम्स अपीयर होने से पहले तक का जो वो पीरियड होगा वो कहलाएगा इंक्यूबेशन पीरियड, जिसमें वो मल्टीप्लाई हो रहा है, वो अपने आप को जमाने की कोशिश कर रहा है, वो सिम्टम्स वो अपने जो उसके जो डिफेंस सिस्टम है होस्ट के, उससे अपने आप को बचा रहा है, वो जो है उसका इंक्यूबेशन पीरियड होगा। इट इज द इंटरवल बिटवीन द एक्सपोजर ऑफ इन्फेक्शन एंड द अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट सिम्टम्स। ठीक है, तो सिम्टम्स स्टार्ट होने से पहले और इंजेक्शन के बाद पैथोजन की जो एक्टिविटी हो रही है वो सब आ जाएगी इंक्यूबेशन पीरियड में। लोकलाइज्ड डिजीज क्या है? लोकलाइज्ड डिजीज ऐसी डिजीज है जो एक स्पेसिफिक टाइम पे स्पेसिफिक एरिया बॉडी में स्पेसिफिक एरिया में, तो वो जो है आपकी लोकलाइज्ड होगी। तरह से जो माइक ऑफ कर दीजिए। अच्छा जी, तो ये आपकी ये जो है लोकलाइज्ड डिजीज हो जाएगी, स्पेसिफिक एरिया में है और जो है अभी वो स्प्रेड नहीं हुई है, तो उसे हम लोकलाइज्ड डिजीज कहेंगे। जबकि ऐसी डिजीज जो कि ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया, या फिर एक टिश्यू बहुत ज्यादा तेजी से फैल रही है थ्रू आउट द बॉडी, उसे हम सिस्टमैटिक या जनरलाइज्ड डिजीज कहेंगे। पैथोजन और अदर प्रोडक्ट्स आर स्प्रेडिंग थ्रू आउट द बॉडी टू इन्फेक्ट अदर ऑर्गन्स और टिश्यूज, तो वो सब जो है इसमें आ जाएगी। फिर आ जाते हैं पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी क्या है? इट इज pathogenicity is the any organism or agent that has ability to cause disease। पैथोजेनिसिटी क्या होती है कि किसी कोई ऑर्गेनिज्म है, उसकी एबिलिटी है, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, उसकी एबिलिटी है कि वो डिजीज कॉज कर सकता है, तो वो उसकी क्या कहलाएगी? पैथोजेनिसिटी। विरुलेंस की बात की जाए तो विरुलेंस इज अ डिग्री ऑफ इंटेंसिटी ऑफ पैथोजेनिसिटी, यानी एक जो है एक ऑर्गेनिज्म है वो कितनी शिद्दत के साथ जो है आपको डिजीज कॉज कर सकता है, कितनी शिद्दत उसकी पैथोजेनिसिटी कितनी शिद्दत से हो रही है, क्या डिग्री है, क्या इंटेंसिटी है उस पैथोजेनिसिटी की, वो आपके जो है विरुलेंस पे आ जाता है। Infectivity is the ability of organism to establish a discrete focal point of infection। और इन्फेक्टिविटी क्या है? इन तीनों चीजों में कंफ्यूज मत होइएगा। इन्फेक्टिविटी क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी है कि वो किस तरह से, कितना जल्दी और किस तरह से जो है स्प्रेड होगा और फिर वो डिजीज भी कॉज करेगा। स्प्रेड होकर डिजीज है, कितनी तेजी से वो स्प्रेड होगा, कितनी जल्दी वो ट्रांसमिट होगा और डिजीज कॉज करेगा। तो पैथोजेनिसिटी क्या हो गई? उस ऑर्गेनिज्म की डिजीज कॉजिंग एबिलिटी। विरुलेंस क्या होगी? वो किस इंटेंसिटी से डिजीज कॉज कर सकता है। और इन्फेक्टिविटी वो कितनी तेजी से स्प्रेड हो सकता है, कॉलोनाइज हो सकता है और फिर वो डिजीज कॉज करेगा। तो ये तीन उसकी टर्म्स है। फिर आ जाते हैं पैथोजेनिसिटी आइसलैंड। पैथोजेनिसिटी आइसलैंड क्या है? ये एक स्पेसिफिक एरिया है। अगर ये जीन सीक्वेंसेस की बात की जाए तो जीन सीक्वेंसेस में एक स्पेसिफिक एरिया है जहां पर पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म की वो जीन्स प्रेजेंट हैं जो कि उसके अंदर पैथोजेनिसिटी उसकी जिसकी वजह से जो है उसके अंदर विरुलेंस, पैथोजेनिसिटी या इन्फेक्टिविटी जो है वो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्टिविटी जो है या उसकी पैथोजेनिसिटी या वो डिजीज कॉज कर रहा है, उससे हम उस एरिया को जहां पर वो जीन्स प्रेजेंट है, उसकी पैथोजेनिक जीन्स प्रेजेंट है या उसकी विरुलेंस फैक्टर बनाने वाली जीन्स प्रेजेंट है, उसको हम कह रहे हैं पैथोजेनिक आइसलैंड। ठीक है, वो एक एरिया है जहां पे ऑर्गेनिज्म का जो जीन्स है और जो जीन सीक्वेंसेस हैं वो जीन सीक्वेंसेस हैं जो उसकी पैथोजेनिसिटी में उसको पैथोजेनिक बना रहे हैं। इट इज 10 to 200
kilobyte segments of DNA in some of the pathogen that contain gene responsible for virulence. तो virulence जो हो रही है जिन जीन्स की वजह से हो रही है, उनका क्या एरिया है, वो किस वो जिस एरिया में है उसे हम पैथोजेनिसिटी आइसलैंड कह रहे हैं। फिर आ जाता है एंटीजेनिक ड्रिफ्ट एंड एंटीजेनिक शिफ्ट की बात कर लेते हैं। तो एंटीजेनिक ड्रिफ्ट और शिफ्ट में क्या फर्क है? सबसे पहले तो बात की जाए कि एंटीजेनिक ड्रिफ्ट, एंटीजन क्या होता है? एंटीजन ये होता है कि कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म है या कोई स्पेसिफिक फॉरेन पार्टिकल है, जैसे ही वो बॉडी के अंदर एंटर होता है, ठीक है, जैसे वो बॉडी के अंदर एंटर होता है तो उसकी वजह से जो है आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, आपके बी सेल्स बन रहे हैं, आपके टी सेल्स बन रहे हैं, आपका इम्यून इननेट या जो है आपका एडेप्टिव इम्यूनिटी है जो है वो स्टार्ट हो रही है, प्रोवोक हो रही है, तो उसे हम कहेंगे एंटीजन। ठीक है, एंटीजन हम कहेंगे उस चीज को जिसकी वजह से जो है आपका इम्यून सिस्टम एकदम से एक्टिवेट हो गया। ठीक है, अब ड्रिफ्ट और शिफ्ट में क्या है? समटाइम्स ऐसा होता है, मैंने जैसे आपको ये बताया कि इन्फ्लुएंजा जो है बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा है, बहुत ज्यादा, जो मैंने इससे पहले आपको ये भी बताया था कि वायरसेस जो होते हैं आप अपने आप को बहुत ज्यादा, इनके अंदर म्यूटेशन की प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है और ये अपने आप को बहुत ज्यादा चेंज कर रहे होते हैं। तो होता ये है कि जब कोई पैथोजन एंटर होता है तो आपका इम्यून सिस्टम जो है प्रोवोक हो जाता है। आपने इम्यूनोलॉजी में थोड़ा सा ये भी पढ़ा होगा कि जब कोई चीज एंटर होती है उसके खिलाफ जब इम्यूनिटी बनती है तो साथ साथ कुछ मेमोरी सेल्स भी बन जाते हैं। ठीक है, जब मेमोरी सेल्स बनते हैं तो होता क्या है कि मेमोरी सेल्स बनते हैं तो होता क्या है कि अभी फॉर एग्जांपल ये पैथोजन आया, इसकी वजह से इम्यून सिस्टम जो है प्रोवोक हुआ, इम्यून सिस्टम ने मेमोरी सेल्स भी बनाए, दूसरी तरफ इस इन्फेक्शन से लड़ा भी और इस इन्फेक्शन को खत्म कर दिया। अब फॉर एग्जांपल 2-3 महीने बाद दोबारा ये वाला पैथोजन जो है दोबारा एंटर हुआ बॉडी के अंदर, तो आपके क्योंकि ऑलरेडी इम्यून सिस्टम में मेमोरी सेल्स बन चुके होंगे तो अब इतना टाइम नहीं लगेगा। लाइक फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम जब बॉडी के अंदर पैथोजन एंटर हुआ था तो 10 से 15 दिन लगे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट होने में, इम्यून सिस्टम को मेमोरी सेल बनाने में 10 से 15 दिन लगे। अब 2-3 महीने बाद वही पैथोजन दोबारा अटैक करेगा तो क्या होगा कि अब 10 दिन नहीं लगेंगे, अब 2 दिन के अंदर आपका, क्योंकि मेमोरी सेल्स ऑलरेडी बन चुके थे, तो क्या होगा कि 2 दिन के अंदर आपका इम्यून सिस्टम दोबारा से प्रोवोक होगा और दोबारा से उस पैथोजन को निकाल बाहर करेगा। अब एंटीजेनिक ड्रिफ्ट और शिफ्ट में क्या होता है कि कोई फॉरेन पार्टिकल है या फॉरेन वायरस है, वो क्या करता है कि ये अपनी, उसके पास ये जो छोटे कुछ पार्टिकल्स या कुछ स्पेसिफिक एरिया होते हैं जो कि आपका इम्यून सिस्टम या आप रिसेप्टर कह लो, कुछ रिसेप्टर्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं उसके ऊपर जिसको आपका इम्यून सिस्टम जो है रिकॉग्नाइज कर लेता है और फिर वो जो है एक्टिवेट हो जाता है। ड्रिफ्ट और शिफ्ट में क्या होता है कि ये पैथोजन जैसे ही एंटर होगा ना वो अपने आप को चेंज कर लेगा। जब उसके वो रिसेप्टर्स चेंज हो जाएंगे तो क्या होगा कि आपका इम्यून सिस्टम उसको पहचान नहीं पाएगा। मेमोरी सेल्स तो पहले से बने हुए थे, लेकिन मेमोरी सेल्स पहले जो उसने अपने एंटीजेंस या अपने रिसेप्टर्स शो किए थे उसके मेमोरी सेल्स बने थे। तो क्या होगा ड्रिफ्ट और शिफ्ट में होगा क्या कि पैथोजन जो है अपने इन रिसेप्टर्स को चेंज कर लेगा। एंटीजेनिक ड्रिफ्ट में क्या होगा, स्मॉल चेंजेस आएंगी, ठीक है, जो कि इम्यूनोलॉजी जैसे ही इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज करेगा उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो समझ जाएगा कि अच्छा ये फला पहले वाला ही इन्फेक्शन था। लेकिन एंटीजेनिक शिफ्ट जो होता है उसमें होता है ये कि रिसेप्टर्स कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं कि जैसे ही वो पैथोजन दोबारा एंटर होगा तो इम्यून सिस्टम वो देर से ही होगा क्योंकि वो उसके खिलाफ जब मेमोरी सेल्स ढूंढ रहा होगा तो उसको नहीं मिलेंगे, क्योंकि पहले जो मेमोरी सेल्स बने थे वो तो मेमोरी सेल्स जो उसके पहले के रिसेप्टर्स थे उनके मुताबिक बना था, अब रिसेप्टर्स बिल्कुल चेंज हो गए हैं।
जो उसके एंटीजेनिक रिसेप्टर्स होंगे वो बिल्कुल चेंज हो जाएंगे एंटीजेनिक शिफ्ट में, जबकि एंटीजेनिक ड्रिफ्ट में जो है कुछ चेंजेस आएंगी, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगी। ठीक है, स्मॉल चेंजेस इन इम्यूनोलॉजिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट अलाउ टू इवेड द इम्यून अटैक सिस्टम अटैक। ठीक है, इसमें क्या होगा कि पैथोजन एंटर हुआ लेकिन उसके जो रिसेप्टर्स थे वो कुछ हद तक चेंज हो गए। तो एंटीजेनिक शिफ्ट में क्या होता है कि इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाती हैं जिसको आपका इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, मेमोरी सेल्स उसके खिलाफ काम नहीं कर पाते, वही इम्यून सिस्टम को ऐसा लगता है कि ये कोई नया पैथोजन आया है। हालांकि पैथोजन वही होता है लेकिन उसने अपने रिसेप्टर्स इतने ज्यादा चेंज कर लिए होते हैं कि आपके इम्यून सिस्टम को पता नहीं चलता, और फिर इम्यून सिस्टम को दोबारा से प्रोवोक होने के लिए वही 10 से 15 दिन का टाइम या उससे भी ज्यादा टाइम लग सकता है। तो ये डिफरेंस था बिटवीन ड्रिफ्ट एंड शिफ्ट। तो एंटीजेनिक शिफ्ट जो है वायरसेस में बहुत ज्यादा होती है, और एंटीजेनिक ड्रिफ्ट जो होती है वो बैक्टीरिया में, आप कह सकते हो बैक्टीरिया में एंटीजेनिक ड्रिफ्ट होती है, मतलब कुछ चेंजेस आती हैं, ज्यादा चेंजेस नहीं आती। फिर आ जाते हैं नॉर्मल फ्लोरा क्या है। इट इज द सिम्बियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर एसोसिएटेड विद द ह्यूमन बॉडी। नॉर्मल फ्लोरा ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि आपकी बॉडी पे कॉलोनाइज कर रहे हैं, नॉर्मली प्रेजेंट हैं, वो कोई आपको हार्म नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो हाँ अपना कुछ समटाइम्स कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं, कुछ ऐसे हैं जो कोई हार्म नहीं दे रहे हैं, वो बस वहाँ रिसाइड कर रहे हैं। तो वहाँ की जो पॉपुलेशन होगी, माइक्रोबियल पॉपुलेशन जो होगी उस एरिया की, उसको हम बॉडी की, उसको हम नॉर्मल फ्लोरा कहेंगे। फिर रेजिडेंट का कहा जाए ऑल दोज ऑर्गेनिज्म विच आर परमानेंटली फाउंड इन डिफरेंट इंटरनल एक्सटर्नल इंटरनल एरिया ऑफ द बॉडी आर रेजिडेंट फ्लोरा। लाइक फॉर एग्जांपल स्किन का कहा जाता है, स्किन पे कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा होते हैं, प्रोपियोनिक बैक्टीरिया, उसके अलावा स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया, ये रेजिडेंट फ्लोरा है। ठीक है ना, माइक्रोफ्लोरा ये नॉर्मल फ्लोरा में भी आ जाएगा, ये रेजिडेंट फ्लोरा में भी हमेशा यहाँ प्रेजेंट होता है। इंटेस्टाइन में हमेशा इकोलाई प्रेजेंट होता है, कोलोनाइज होता है, ये भी जो है रेजिडेंट फ्लोरा में आ जाएगा। फिर ट्रांजिएंट, they are not found regularly but are temporary but may be present for hours, days or weeks. They are usually present on skin and mucous membrane. ठीक है, ट्रांजिएंट मेम्ब्रेन, ट्रांजिएंट फ्लोरा, ये वो फ्लोरा होगा जो कभी कभी कॉलोनाइज कर लेगा डिफरेंट बॉडी। माइक ऑफ कर लीजिए। तो ये जो है आपका ट्रांजिएंट फ्लोरा कहलाएगा, जो कि कुछ टाइम के लिए रिसाइड करेगा ऑन योर बॉडी सरफेसेस। और अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन क्या होगा, अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन वो पैथोजन होगा जो कि नॉर्मल कंडीशन में तो कोई डिजीज कॉज नहीं कर रहा था, लेकिन जब वो डीप इनसाइड द बॉडी जाएगा तो वो डिजीज कॉज कर देगा। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने स्टेफ की एग्जांपल दी। स्टेफ नॉर्मली आपकी स्किन सरफेसेस पर प्रेजेंट होता है, वहाँ का रेजिडेंट और नॉर्मल फ्लोरा है, लेकिन स्किन से वो पैथोजन या वो ऑर्गेनिज्म जो है स्किन से आपके फर्दर डीप इनसाइड द टिश्यूज जा रहा है, ब्लड में चला गया है, तब वो जो है उसको फेवरेबल कंडीशंस मिल गई हैं, अब वो पैथोजन जो है डिजीज कॉज कर सकता है। अब ये जो है पैथोजन रेजिडेंट फ्लोरा या नॉर्मल फ्लोरा नहीं रहा, बल्कि ये अब जो है अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन बन गया। तो ये कुछ जो है क्या कहते हैं